क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे थे। तो चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन और सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने कवर किया हुआ है। 2-3 वीडियो दोनों चैप्टर के हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा या मही एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैथ्स फॉर क्लास 12 नाम से प्लेलिस्ट ही है, उस पर सारी वीडियो है। ठीक है, तो क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर करते हैं और साथ में आईटी के क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग। तो आज शुरू करते हैं मैट्रिक्स। बेसिकली जो सिलेबस है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट हमने कर दिया, सेकंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कर दिया, ग्राफ सिखा दी, डोमेन रेंज निकाले, कल हमने क्वेश्चन भी किए थे, है ना। आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। थर्ड चैप्टर है, चैप्टर थर्ड है मैट्रिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ऐसी को मैट्रिसेस भी बोलते हैं, मैट्रिसेस भी बोलते हैं। तो सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स नंबर को लिखने का एक और तरीका है। किसी भी नंबर को जैसे आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो, आप अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हो, तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का या किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मैट्रिक्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो मैट्रिक्स से बनते हैं वो दूसरे तरीके से नहीं बनते, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। सो दिस इज द नंबर और फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, है ना। रेक्टेंगुलर एरे में जब आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। रेक्टेंगुलर एरे में आप किसको रखोगे? नंबर या फंक्शन को। कैसे? रेक्टेंगल आपको पता ही है ना क्या होता है। दिस इज रेक्टेंगल। ये जो बोर्ड है ये भी रेक्टेंगल है, है ना। और आपको पता है कि ये जो रेक्टेंगल है ये कितने डायमेंशन में है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। एक्स एक्सिस 1 डायमेंशन और वाई एक्सिस 2 डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन तो ये अगर हाइट हो जाएगी तब ये थर्ड डायमेंशन होगा। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो कितने डायमेंशन की बात करता है? बेसिकली 2D, 2 डायमेंशनल ये फिगर है, रिप्रेजेंटेशन है। तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सही बात है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई मैट्रिक्स ए लिखा और इसको रेक्टेंगुलर यानी कि एक बॉक्स में मैं लिखता हूं। ये मैंने डाला ABCD EFGHIJKL। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसको मैंने आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है ना, ये लग रहा है ना कि ये रेक्टेंगल है। सो द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखिए, आप बोलोगे सर इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो नीचे में जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो इसी को हम मैट्रिक्स में रो बोलेंगे। तो जितनी इस तरह की लाइन होगी खींची हुई एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये सब क्या है? रो है। और ये जो ऊपर में जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कॉलम। आपके घरों में जो आपका बिल्डिंग है हर कॉर्नर पे पिलर डालते हैं, पिलर खड़ी करते हैं, तो उसको कॉलम भी बोलते हैं कि कॉलम खड़ी की हुई है, कॉलम खड़ा है। तो जो खड़ा है वो कॉलम है, जो लेटा है वो रो है ना। तो कितने रो हैं? देखिए सर, ये हो गया रो 1, ये हो गया सर रो 2 एंड दिस इज रो 3। तो कितने रो हैं? 3 रो हैं। अच्छा, कॉलम मैंने बताया कि जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम है। तो ये कॉलम, इसको बोल दीजिए कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4। तो कितने रो हो गए? 3 रो हो गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितने कॉलम हो गए? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो मैट्रिक्स को बताने का एक तरीका भी है। कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये मैट्रिक्स किस तरह का है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है आप इसको क्या बताओगे? आप इसको कैसे बताओगे कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है? तो हम इसको बताते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, यानी कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। पहले रो लिखते हैं कि कितना रो है, फिर कॉलम लिखते हैं। तो आप ही बताइए, ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसमें कितने रो थे भैया? सर 3 रो। तो 3 गुना कितने कॉलम थे? 4। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स कैसा है? तो हम बोलेंगे 3/4 का मैट्रिक्स है ना।
और इसी 3/4 को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम, आप हमेशा याद रखिए। और बुक में आपको अक्सर ये चीज़ें m इंटू एन के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप समझ जाइए कि m क्या है, नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। हमेशा पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स B दिया हुआ है, B दिया है और मैंने लिखा है 1 2 3। बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर मतलब सर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो B को आप क्या लिखोगे? 1 2 3। बताइए कितना रो? सर रो फर्स्ट, रो सेकेंड। रो कौन होता है? जो लेटा हुआ है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो रो है। तो रो कितना है? सर 3 रो है। कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है बस। तो इसका जो ऑर्डर है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो कितने रो हो गए? सर 3। कॉलम कितने हो गए? एक ही है भैया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज 3:1। दिस इज द ऑर्डर। क्या समझ में आया बात? और देख लें, देखिए ये कोई मैट्रिक्स C है, ये मैंने लिखा 1 4 7। इसका ऑर्डर बताओ m इंटू एन। m इज नंबर ऑफ रो और n इज नंबर ऑफ कॉलम। कितने रो हैं? एक ही रो है बस, R1। और कॉलम कितना? C1 C2 C3। कितने कॉलम हो गए? 3। तो इसके ऑर्डर को आप क्या लिखोगे? C जो ये मैट्रिक्स दिया है, नंबर ऑफ रो कितना? 1। नंबर ऑफ कॉलम कितना? सर 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज 1:3। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम लोग ऑर्डर बता देते हैं किसी भी मैट्रिक्स का कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है, ये मैट्रिक्स कैसा है। और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान। आज हम बेसिक बात करेंगे, थोड़ा टाइप्स देख लेंगे और कल हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका, है ना। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा 2-2.5 घंटे का हो जाएगा अगर सब कुछ बताने की कोशिश करें तो, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स A है, ये दिया हुआ है A B C D E F। मैंने क्या बताया, इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं? m इंटू एन। m क्या है? नंबर ऑफ रो। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। कितने रो हैं? तो आप बोलोगे सर ये रो 1 हो गया और ये रो 2 हो गया। तो कितने रो हो गए? 2। कॉलम कितना सर? ये वाला कॉलम होता है, तो दिस इज कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो A मैट्रिक्स है, ये जो मैंने A B C D E F लिखा है, D E F लिखा है, बताइए कि इसमें रो कितना, नंबर ऑफ रो कितना? सर 2 रो है। कॉलम कितने? सर 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, तो आप लिखोगे हैंस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स 2:3। सो दिस इज द आंसर। ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं? कितना रो है? 1 2। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतने रो, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन तो 2 रो, 3 वर्टिकल लाइन तो 3 कॉलम। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन मैं ये नहीं बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसको मिटाएं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया ना आपको। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, देखिए मिटा ही देते हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सिंबॉलिकली मैंने लिखा था A B C D E F, ये 2:3 का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये 2:3 का मैट्रिक्स है। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं AIJ 2:3। क्या नहीं समझ आया? I है नंबर ऑफ रो और J है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका मतलब है I मतलब नंबर ऑफ रो, कौन से रो में है, और J मतलब नंबर ऑफ कॉलम की ये कौन से कॉलम में है। ध्यान से देखिए, इसी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, ये बताइए ये पहला एलिमेंट कौन सा हुआ? सर ये फर्स्ट रो का मेंबर हुआ R1
और ये कौन से कॉलम का, कॉलम 1। देखिए तो पहला एलिमेंट को लिखना हो तो कौन से रो में है, फर्स्ट रो। कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम। यानी कि ए आई जे मतलब आई भी 1 जे भी 1। आई मतलब रो ना, जे मतलब कॉलम। तो ये कौन सी जगह पर है, पहला रो पे है और पहले कॉलम में है। अगर आप दूसरे एलिमेंट की बात करें इसकी, तो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में ही है। तो इसको लिखोगे फर्स्ट रो। और कौन से कॉलम में है इस बार ये, सर सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, तो 1 2 लिख सकते हो इसको। ये बताओ फर्स्ट रो में ही सी है लेकिन कॉलम कौन सा, सर C3। यानी कि ये रो तो फर्स्ट है, आई की जगह तो वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये कॉलम कौन सा सर, तीसरा। क्या समझ में आ रहा है बात आपको। इसी तरह इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा रो 2, जो डी कहां पर है, सेकंड रो में लेकिन फर्स्ट कॉलम में। यानी कि आई की जगह 2 हो जाएगा क्योंकि रो है, आई मतलब नंबर ऑफ रो। तो ये सेकंड रो का पहला कॉलम 2 1, इसको क्या लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2। इसको क्या लिखेंगे आपको, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 2 3। क्या बात समझ में आया। और अब बताइए आप A11, तो A11 की जगह कौन, A12 की जगह B C D E F। तो हम मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, ठीक है। आप अलग से कंपेयर करो तो A11 की जगह कौन, A12 की जगह कौन, B, A13 की जगह कौन, C। तो A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब मैट्रिक्स का टाइप्स देख लेते हैं। ऑर्डर तो देख लिया आपने, ऑर्डर तो देख लिया ना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला बहुत ही बेसिक बात करेंगे हम लोग, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला है रो मैट्रिक्स। कौन सा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक रो हो, द मैट्रिक्स हैविंग 1 रो, है ना, द मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, या केवल एक ही रो हो बस। कॉलम सर, कॉलम कितना भी हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स B है, अगर ये रो मैट्रिक्स है तो केवल एक रो होगा 1 2 3। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स C है, वो है -3 7। कोई मैट्रिक्स D है, ये है √3 2/5 -7/3। ये है, बताइए इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो कितने लिख रहे हैं। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। कितने रो हैं सर, एक कॉलम कितने, 1 2 3 3 कॉलम। इसका ऑर्डर लिखना चाहें कितने रो, एक कॉलम कितना सर 2। इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो एक रो है और कॉलम कितने 3 1 2 3। कोई डाउट, क्या ये रो मैट्रिक्स है ये सब। हाँ सर ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि सबके पास सिंगल रो है, एक ही रो, लेकिन कॉलम 3 है 2 है, तो कॉलम अलग हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होना चाहिए। क्या समझ में आया बात। सेकंड मैट्रिक्स का टाइप है कॉलम। जब एक हमने रो बात कर ली तो कॉलम भी बात करनी पड़ेगी हमें। रो मैट्रिक्स में सिंगल रो तो कॉलम में सिंगल कॉलम, केवल एक कॉलम होगा। द मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, द मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, एक ही कॉलम हो, रो कितना भी हो सकता है। इसका जस्ट उल्टा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स C है और ये दिया हुआ है वैल्यू 1 2 3। कोई मैट्रिक्स E है, उसकी वैल्यू दी है -3/2 5/2। कोई मैट्रिक्स F है, इसकी वैल्यू दे रखी है √3 √2 -√5। ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। कितने रो है, 1 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना सर, एक ही कॉलम है। कितने रो हो गए भैया, 2। कॉलम कितना, 1।
रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, तो 3 रो हो गए, कॉलम कितना, एक ही। तो क्या दिख रहा है कि तीनों मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम है, इसीलिए कॉलम मैट्रिक्स। रो तो यहाँ 3 रो है, यहाँ 2 रो है, तो रो अलग हो सकते हैं। क्या समझ में आया बात? इसको फटाफट नोट डाउन करिए। फिर देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या देखते हैं? स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब तो ऐसे जनरल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता है भाई? स्क्वायर क्या होता है सर? स्क्वायर वो होता है जिसका लेंथ विड्थ इक्वल होता है, सीधी बात है ना। स्क्वायर ये हुआ, ये स्क्वायर है। आपको चेस खेलना आता होगा, शतरंज। तो चेस में जो बॉक्स बने होते हैं, कितने बॉक्स होते हैं चेस में? कोई बोल रहा है 64 होते हैं भाई, देख लो, पता नहीं, 64। तो चेस के बोर्ड में ये जो एक बॉक्स है उसका लेंथ और विड्थ सेम होता है, देखिएगा आप। या जो लूडो खेलते हो आप, लूडो का लेंथ विड्थ सेम होता है, तो इसका मतलब वो क्या है? स्क्वायर है। मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा? जब उसका लेंथ और विड्थ सेम दिखे। और लेंथ विड्थ सेम दिखे, इसका मतलब सर, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसा है तो जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो इस तरह से हमको स्क्वायर दिखेगा, लेंथ विड्थ सेम दिखेगा। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m बराबर n। m क्या होता था? नंबर ऑफ रो। n क्या होता था? नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर दोनों इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, 2 - 3 4 6, देखिए 2 रो 2 कॉलम, तो 2:2 क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ है। क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, 2 है। ऐसे ही कोई और मैट्रिक्स देख लेते हैं, मैट्रिक्स जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है 3 1 4 ABC x - y - z। ध्यान से देखिए, कितने रो सर? 3 रो। कितने कॉलम सर? 3 कॉलम। क्या ऑर्डर सेम है? सेम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम हो जाए तो कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखिए इसको, छापिए फटाफट। 3 हो गए, स्क्वायर हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया और स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। क्या होता है डायगोनल? डायगोनल तो पता ही होगा आपको कि रेक्टेंगल में डायगोनल किसको बोलते हैं, पता है भाई? नहीं सर, हमको कैसे पता होगा? बिल्कुल सही, नकली बच्चे हैं तो कहाँ से पता होगा, है ना भाई? पढ़ेंगे लिखेंगे तब पता चलेगा। तो 3 बताया ना मैंने। चौथा इज डायगोनल, 4th इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले डायगोनल समझ लेते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए रेक्टेंगल है ABCD, तो डायगोनल किसको बोलते हैं? आप बोलोगे सर ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, तो यानी कि रेक्टेंगल में कितने डायगोनल? 2। डायगोनल 1, डायगोनल 2। तो इसका मतलब मैट्रिक्स में भी 2 डायगोनल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। डायगोनल उसको माना जाएगा मैट्रिक्स में, इस वाले को, ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा, इसको डायगोनल नहीं मानेंगे। तो आप बोलोगे सर किसको डायगोनल माना जाएगा? देखिए किसको माना जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में बस आप ये बात समझ जाइए कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना? तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए, तभी आप ये बात बोल सकते हो कि ये डायगोनल होगा। तो स्क्वायर होना पहला शर्त है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो, डायगोनल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। क्या इतने से ही हो जाएगा? नहीं सर। डायगोनल एलिमेंट का मतलब, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो बाद बाकी है सब 0 हो जाए। तो क्या बोलोगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, all the elements of matrix except diagonal
B0, डायगोनल को छोड़ के बाद बाकी क्या हो जाए, खलास हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ABCDEF, मैंने लिखा GHI, इस तरह से। देखिए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर है, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, 3 है, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और स्क्वायर है तो डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल कौन होगा, ये वाला डायगोनल होगा। अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि ये डायगोनल क्यों नहीं है। चलिए और भी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि डायगोनल इसको क्यों नहीं लेंगे, AEI ही डायगोनल क्यों है, GEC क्यों नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो हम दोनों को डायगोनल मानते थे सर। ऐसा बच्चों इसलिए कि डायगोनल आप तब मानोगे, ये तीसरा पॉइंट है, जब आई डायगोनल एलिमेंट वो होगा जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स को हम पोजीशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो अभी पीछे बताया था कौन सा रो सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, ये 1 2 1 3, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही पोजीशन लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, मैंने क्या बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होंगे, I बराबर J। तो देखिए I बराबर J, यही तीनों एलिमेंट है जिसके रो और कॉलम इक्वल हैं, 1 1 2 2 3 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या इसका इक्वल है? नहीं, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इक्वल तो नहीं है। तो रो और कॉलम इक्वल हो तब ये डायगोनल माना जाएगा। सो दिस इज डायगोनल, याद रखिएगा, दिस इज ट्रीटेड एज डायगोनल एलिमेंट, यही डायगोनल एलिमेंट है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, जब डायगोनल की बात कर रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए यही काफी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल, ये जो डायगोनल एलिमेंट है AEI या 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तो 0 0 0, क्या ये भी 0? हाँ जी सर, ये भी 0। तो डायगोनल एलिमेंट के अलावे सारा 0 हो जाए तो 1 2 भी कितना, 0, 1 3 कितना, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0। तो डायगोनल के अलावे जो एलिमेंट है वो सब 0 हो जाए, कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल होने के लिए 3 चीजें, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट वो माना जाएगा जिसका रो कॉलम इक्वल है, तो ये तीनों हो गया। ठीक है, अच्छा डायगोनल एलिमेंट ये जो है तीनों, इसके सम को अगर हम तीनों को जोड़ दें, A11 A12 सॉरी 22 प्लस A33, इसी को बोलते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और इसी को ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ A, इसी को TR भी बोल देते हैं कई बार। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A का मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। याद रखिएगा कि अगर ट्रेस पूछ ले तो आप समझ जाइए कि डायगोनल एलिमेंट को क्या करने का सर, ऐड करने का। तो दिस इज डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है, क्लियर है बात, क्लियर है सर। और एग्जांपल लिखना चाहें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 3 - 2 0 0, ये कितना का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का, 2 रो 2 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ये। और ये दोनों डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के अलावा एलिमेंट 0 है, तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ट्रेस निकालना हो, मान लो कोई पूछ ले ट्रेस बताओ भाई, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B, तो मतलब डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिए, कितना, 3 प्लस -2, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया कितना। सो द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल्स 1। समझ में आया बात। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, यहाँ पर नहीं है इक्वल, अलग अलग है, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उसी को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सीधा सा बात, बहुत ही आसान। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, और डायगोनल होने के लिए स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है।
देख रहे हैं ना, सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। मिटा दें। चलिए अगला है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये सारे शर्त फिर से फॉलो होंगे, लेकिन चलिए मैं आपको फ्रेश तरीके से फिर से बताता हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स आप किसको मानोगे। स्केलर मैट्रिक्स हम किसको मानेंगे दोस्त, देखिए किसको मानेंगे। चौथा हो गया था ना, पांचवा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। यह शर्त है कि स्केलर तब होगा जब डायगोनल मैट्रिक्स हो, और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और डायगोनल एलिमेंट के अलावा एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन कैसा, जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। क्या शर्त है कि डायगोनल एलिमेंट्स बी इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है, कोई भी मैट्रिक्स एफ है मान लेते हैं, ये दिया हुआ है A 0 0 B 0 C 0 0 0, 3 रो है और 3 कॉलम है, दिख रहा है आपको। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल हो गया ना, डायगोनल एलिमेंट के अलावे ये हो गया डायगोनल, और डायगोनल के अलावे सब कितना, जीरो, ऊपर नीचे। तो इसको तो बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन स्केलर ये तब होगा जब डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए। तो डायगोनल एलिमेंट इक्वल तो है नहीं, एक A है, एक B है, एक C है। तो इसको मान लीजिए यहाँ पर भी A लिखा हो, यहाँ भी A लिखा हो, तो ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, क्योंकि डायगोनल होने के लिए तो बस यही काफी है कि स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल स्क्वायर है, रो और कॉलम सेम है। उसके बाद क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट के अलावे बाद बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल तो हो गया, लेकिन हम डायगोनल के आगे देख रहे हैं कि एक और चीज हो रहा है, डायगोनल एलिमेंट भी इक्वल है। अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो तो इस मैट्रिक्स का एक नाम होता है स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स G दिया हुआ है और ये वैल्यू है 4 0 0 4, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, क्योंकि ऑर्डर्स इसका जो नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, 2 रो 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। और उसके बाद डायगोनल एलिमेंट के अलावे इसके और एलिमेंट जीरो है, तो ये डायगोनल भी हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अब इसका नाम डायगोनल नहीं स्केलर होगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी है। समझ गए। तो अगला मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी बहुत आसान है, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए स्केलर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। कि आप बोलोगे सर क्या क्या बता रहे हो आप, कभी बोल रहे हो कि स्क्वायर है, डायगोनल है, फिर बोल रहे हो आइडेंटिटी है, स्केलर है। बिल्कुल, मैंने बोला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो आप फिर से सोचिए, स्केलर होने के लिए डायगोनल होना जरूरी है, और डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। यानी कि अगर मैट्रिक्स स्केलर है तो वो स्क्वायर भी है, वो डायगोनल भी है ना। स्क्वायर मतलब रो और कॉलम सेम है, डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाद बाकी एलिमेंट जीरो है। स्केलर का मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो डायगोनल एलिमेंट सेम हो, लेकिन वो डायगोनल एलिमेंट हो कितना, यहाँ तो सेम है, कुछ भी सेम हो जाए, 2 2 3 3 4 4 4 6 6 6 -3 -3 -3 कुछ भी, लेकिन अगर यही डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, स्केलर मैट्रिक्स हो, पहला शर्त। दूसरा है कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो, यूनिट हो, 1 हो। डायगोनल एलिमेंट क्या हो, B1, डायगोनल एलिमेंट 1 हो। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 रो है, 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम, दिख रहा है आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन रो होता है तो 3 लाइन है, वर्टिकल लाइन कॉलम होता है तो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम। क्या बताया मैंने, स्केलर होना चाहिए। देखिए डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाद बाकी एलिमेंट जीरो, तो ये डायगोनल भी है।
डायगोनल एलिमेंट इक्वल है तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल में भी के 1 हो जाए तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। किस ऑर्डर का है भाई? 3 ऑर्डर का। तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यही बोल दिया जाए कि 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ तो 1 0 0 1, ये 2 by 2 का बन गया। क्या समझ में आया बात? तो इस तरह से आप थोड़ा सा खेलेंगे इससे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। अब क्या करें? 7 6 हो गए ना। 2 और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? इसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा परेशान करता है आपको, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, है ना। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, एडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। क्यों? मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको पहले ट्रांसपोज पता होना चाहिए, तो वो तो बताया नहीं मैंने। तो जब बताया नहीं तो कैसे बता दूंगा? फिर आप बोलोगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपने नहीं बताया। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर तब पता होगा जब डिटर्मिनेंट निकालने आता हो। ये आपको 11th में आता है, पता है मुझे कि आपने फिजिक्स में भी वो सब चीज़ें सीख ली होगी बेसिक मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन मतलब हम जब पढ़ेंगे तो थॉरोली पढ़ेंगे। मैथ पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे कि थोड़ा सा से काम जल जाएगा आपका, है ना। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट टॉपिक भी आएगा, तो धीरे 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 पढ़ना है अपने को, ठीक है। 2 और है, थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं। एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं सोच रहा था कि छोड़ देता हूं, लेकिन बता ही देता हूं, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए अपर ट्रायंगुलर, तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A B C D E F G H I। कितना रो सर? 3 रो 3 कॉलम। बिल्कुल ठीक बात है, 3 रो है और 3 कॉलम है, बिल्कुल सही। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट सेफ हो, मतलब नीचे वाला क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 0 0, यानी कि कहने का ये मतलब है, अगर हम पोजीशन के फॉर्म में लिखें तो I रो है और J कॉलम है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है। लेकिन ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब इसका डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट 0 हो। ऊपर में कुछ भी हो सकता है। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर सेफ रहे, नीचे साफ। अपर ट्रायंगुलर तो ऊपर सेफ रहे, ऊपर जो एलिमेंट है वही, लेकिन नीचे क्या हो जाए? 0। उल्टा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर वाला सेफ, नीचे 0। तो नीचे कौन सा एलिमेंट 0 है? जहां I इज लेस देन J। इसको कैसे लिखोगे? 2 1 3 1 3 2। तो आप इस एलिमेंट को आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर सर इसको लिखेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट, तो 2 1। इसको कैसे लिखोगे? सर थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसको कैसे लिखोगे? थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट। इन तीनों में देखिए I J को, तो आपको दिखेगा कि I इज ग्रेटर देन 0। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, I इज ग्रेटर देन J। नंबर ऑफ रो जो है वो कॉलम से बड़ा है। कॉलम फर्स्ट है लेकिन रो 2 है, तो रो बड़ा हो गया ना, 2 बड़ा हो गया 1 से। रो थर्ड है, कॉलम फर्स्ट है, तो रो बड़ा है। थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, तो रो बड़ा है। तो जब रो बड़ा हो जाए कॉलम से, I बड़ा हो जाए J से, तो इसका मतलब, और ये I बड़ा हो जाए J से और ये क्या हो जाए? 0। मतलब वो एलिमेंट जिसमें रो बड़ा हो, वो एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो आप क्या बोलोगे? ये कौन सा मैट्रिक्स है? सर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नहीं आया समझ? तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बोला जाएगा जैसे मान लीजिए 4 -7 6 5 3 √2 और ये सब एलिमेंट क्या हो जाए? 0। तो आप क्या बोलोगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? 3/3 का मैट्रिक्स है। ये हो गया डायगोनल। अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर सेफ रहे। अपर मतलब ऊपर सेफ, नीचे वाला 0। तो इसका मतलब है कि एक और होगा जिसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स ई दिया हुआ है ACF GHI JKL, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है और ये सारे उसके एलिमेंट है। 3/3 का मैट्रिक्स आपको दिख ही रहा है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो लोअर ट्रायंगुलर का क्या मतलब है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इस डायगोनल के लोअर मतलब नीचे से ऊपर वाला 0 0 0 0, तो ये कौन सा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब क्या बोलोगे कि सर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सेफ नीचे 0 तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे सेफ ऊपर 0 तो लोअर ट्रायंगुलर। अपर मतलब ऊपर सेफ, लोअर मतलब नीचे सेफ, अपोजिट में 0। ठीक है, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या बताया कि मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैट्रिक्स के 7-8 टाइप्स देखे हमने। कल हम ट्रांसपोज देखेंगे और मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, फिर हम ऑपरेशंस करेंगे, है ना। ऑपरेशंस ट्रांसपोज बता ही देते हैं क्या, ट्रांसपोज कोई बड़ा चीज है नहीं तो ट्रांसपोज कर ही लेते हैं ना। कल हम ऑपरेशंस प्लस माइनस देखेंगे, कि छोड़ दें, लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं रहने देते हैं, कल डिस्कस करेंगे। इसको आप बार बार रिवाइज करिए, थोड़ा बुक पलट करके आप बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको वो MCQ सब सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आज छोड़ते हैं यहीं पर आपको। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।